नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डॉट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे द बिगनिंग्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो भारतीय कला की कृतियाँ अनादिकाल से पश्चिम देशों की मंडियों में सुविख्यात थीं और ये कृतियाँ प्राचीन स्थलीय व्यापार मार्गों से यूरोप पहुँचती थीं, पर तुर्कों की दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप विजय के फलस्वरूप व्यापारिक यातायात के ये प्राचीन मार्ग बंद हो गए और इसका यूरोप की मंडियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अतः भारत तक पहुँचने वाले जल मार्गों की खोज आवश्यक हो गई थी और इस कार्य में पुर्तगाली लोगों ने अगुवाई की और मई 1498 में वास्को ड गामा भारत पहुंचकर कालीकट के समुद्र तट पर अपना लंगर डाल दिया। और ये जितनी भी कंपनियां आईं भारत में विदेश से, इनमें मुख्य रूप से पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार का निर्विघ्न उपभोग लगभग 100 वर्षों तक किया और इनके व्यापारिक लाभ ने यूरोप के अन्य देशवासियों के हृदय में उसमें साझेदारी बनने की अभिलाषा को जन्म दिया। फलस्वरूप भारत से व्यापार करने के लिए 17वीं शताब्दी में अनेक कंपनियों का निर्माण हुआ। उनमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रमुख थी तीन, और डेन भी व्यापार के विचार से भारत आए और इन सब कंपनियों का उद्देश्य समान होने के कारण, यानी सब कंपनी जो आई ये व्यापार करने के लिए आई और तो अब इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था और ये संघर्ष त्रिमुखी हो गया। पहला जो संघर्ष था वो पुर्तगालियों और डचों के बीच था, दूसरा जो था वो पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच था, तीसरा जो था वो डचों और अंग्रेज़ों के बीच था। और इन सभी संघर्षों पर हम लोगों का कोई सरोकार नहीं रहा, केवल इतना ही कह देना पर्याप्त रहा कि अंत में कूटनीति विशारद अंग्रेज विजयी हुए। और इसके जस्ट बाद अब शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है, हमारे आधुनिक शिक्षा का। इस पर क्या रहा कि यूरोप के व्यापारियों के कुछ समय पश्चात वहाँ के ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया और इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य यहाँ के निवासियों में अपना धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना था, न कि शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना। और वो उन्होंने ऐसा फिर किया भी क्यों, ये एलन ने बताया है। एलन के अनुसार है कि इसके दो मुख्य कारण थे। प्रथम, यहाँ के निवासियों को शिक्षित करके मिशनरी उनकी धार्मिक सिद्धांतों के पूर्ण रूप से परिचित करा सकते थे, और दूसरा जो था वो शिक्षा संस्थाएं उन्हें भारतवासियों से संपर्क स्थापित करने और धर्म का प्रचार करने का अवसर देती थीं। अतः मिशनरियों ने शिक्षा संस्थाएं स्थापित की और उनमें यूरोपीय ढंग पर शिक्षा की व्यवस्था की। और जितने भी ये मिशनरियों के द्वारा शिक्षा के प्रयास हुए हैं, तो पहला हम पुर्तगालियों के द्वारा देखेंगे कि इन्होंने क्या मिशनरियों की शिक्षा प्रयास हुए थे, पुर्तगालियों ने क्या किया। इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली जो रहे, इन मिशनरियों में संत फ्रांसिस जेवियर और रॉबर्ट डी नोबिली के नाम का इनका उल्लेख मिलता है। और जेवियर जो रहे ये 1542 में और नोबिली उसके कुछ समय बाद आए थे। जेवियर ने पूर्ण तन्मयता से ईसाई धर्म का प्रचार कार्य किया, उसके गांव-गांव में ईसाई धर्म की पुस्तकें रखवा दी और ये घंटी बजाता हुआ पैदल घूमता था और भारतवासियों को ईसा का अनुयायी बनने के लिए आमंत्रित करता था। उसके शिक्षा प्रसार की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया जेवियर ने। इन्होंने जो घंटी बजाते थे, पैदल घूमते थे, सब लोग को उसके प्रति, ईसाई धर्म के प्रति आमंत्रित करते थे और उनके शिक्षा प्रसार की दिशा में भी सराहनीय कार्य रहे बहुत सारे। इसमें आज भी उसका नाम इस देश की कुछ शिक्षा संस्थाओं से संबंधित है। जैसे नोबली का कार्य भी कुछ कम प्रशंसनीय नहीं रहा है। वह अपने को पश्चिम का ब्राह्मण बताता था और कहता था कि वह खोए हुए वेदों को भारत वापस लाया है। उसकी वेशभूषा हिंदू सन्यासियों की सी होती थी। वह अपने मस्तक पर तिलक लगाता था, केवल ब्राह्मणों को अपना सेवक रखता था और शुद्ध तथा सात्विक भोजन उसका आहार था। पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा, डामन, दीव, कोचीन, लंका, हुगली और चटगांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। इनमें पुर्तगाली भाषा, कुछ स्थानीय भाषाओं, थोड़ी सी कारीगरी और कृषि, गणित तथा रोमन कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और इन विद्यालयों में उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध था जिनके अभिभावक ईसाई धर्म का आलिंगन कर चुके थे। निर्धन बच्चों को भोजन, पुस्तकों और वस्त्रों की भी सुविधा दी जाती थी। इन मिशनरियों ने उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया और 1575 में चाल में प्रथम जेसुइट कॉलेज खोला गया जिसमें 300 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। और सेंट एन नाम का एक दूसरा कॉलेज बंदोरा में स्थापित किया गया। गोवा, बेसिन और कुछ अन्य स्थानों में भी कॉलेज खोले गए। इन कॉलेजों में लैटिन,
ईसाई धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। वर्नियर ने आगरा में भी एक जेसुइट कॉलेज का उल्लेख किया है। और पुर्तगालियों की शिक्षा संबंधी कार्य प्राय उनकी बस्तियों तक ही सीमित रहे और उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु यह कहना अत्युक्त नहीं होगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बीजारोपण का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। 1565 में पुर्तगाली शक्तियों के ह्रास के साथ साथ पुर्तगाली शिक्षा संस्थाओं का भी ह्रास प्रारंभ हो गया और कालांतर में वे केवल गोवा, डामन और दीव तक ही सीमित रह गई। नेक्स्ट पे आ गई हमारी फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है, इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियों पांडिचेरी, माही, यनाम, कारिकल और चंद्रनगर में प्राथमिक विद्यालय खोले। इनके द्वारा सब भारतीय बच्चों के लिए खुले हुए थे, जितने भी कॉलेज खोले गए थे। इनमें भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। इस कार्य के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक धर्म प्रचारक रहता था। निर्धन भारतीय बच्चों को भोजन, वस्त्रों, पुस्तकों आदि का प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए आकर्षित किया जाता था। पांडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी था जिसमें फ्रांसीसियों और कंपनी के भारतीय कर्मचारियों के बच्चों को फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। और भारत में ये फ्रांसीसी जो अंग्रेज़ों के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इन दोनों जातियों ने दीर्घकाल तक प्राणपण से चेष्टा की। कर्नाटक के युद्धों जो कि 1746 से 1763 के पश्चात फ्रांसीसी वास्तव में सब कुछ खो बैठे कर्नाटक के युद्ध में, और कुछ बस्तियों को छोड़कर सभी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और फलस्वरूप वहाँ के विद्यालयों पर भी अंग्रेज़ों ने उनकी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करके उन्हें नए सांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। और इसके जस्ट पश्चात डच आए। डचों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रसार करना शुरू कर दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य लंका, मद्रास तट पर, नागापट्टनम और बंगाल में चिंसूरा प्रदेश पर था। और अंग्रेज़ों के प्रबल विरोध के कारण डचों की स्थिति कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। 1759 में बेदरा नामक स्थान पर अंग्रेज़ों से परास्त होकर उनका सौभाग्य सूर्य सदैव के लिए निस्तेज हो गया। और व्यापार करने के साथ साथ डचों ने कुछ विद्यालय भी स्थापित किए। इनमें कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध था। पुर्तगालियों के समान डचों के सिरों पर धर्म प्रचार का भूत सवार नहीं था, अतः उन्होंने अपने विद्यालयों को धर्म प्रचार का केंद्र एवं साधन नहीं बनाया। डॉक्टर प्रिंडे के अनुसार इन्होंने लिखा है कि डचों ने उच्च शिक्षा के लिए लंका में एक कॉलेज खोला था। इनके जस्ट बाद आए थे डेन। इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था पर प्रचार करना शुरू किया। डेनों ने कारखाने ट्रांक्यूबर और श्रीरामपुर में थे। डेनों के जो कारखाने थे वो ट्रांक्यूबर और श्रीरामपुर में मेन रूप से थे। और इन लोगों ने भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। 1845 में उन्होंने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर इस देश से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। और अन्य देशों के मिशनरियों के समान डेन मिशनरियों ने भी धर्म प्रचार का कार्य किया, परंतु डेनमार्क के समय पर धन प्राप्त न होने के कारण उनका कार्य अविराम गति से नहीं चल पाता था। उन्हें इंग्लैंड की धर्म प्रचारक समिति से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी, पर यह धन उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। इन कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने 50,000 भारतवासियों को ईसाई बनाया। और डेन मिशनरियों ने सर्वप्रथम जेगनबल्ग और प्लूसो 1706 में ट्रांक्यूबर पहुँचे थे। अपने धर्म प्रचार कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने तमिल भाषा का अध्ययन किया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण जिगनबल्ग को यह समझने में देर न लगी कि ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार करने के लिए तमिल भाषा ही सर्वोत्तम होगी। अतः उसने बाइबिल का तमिल भाषा में अनुवाद किया और उसने तमिल भाषा की एक व्याकरण लिखी और एक तमिल शब्दकोश भी तैयार किया। 1719 में जिगनबल्ग के असामयिक निधन के कारण डेन मिशनरियों के कार्य को भारी धक्का लगा, पर ग्रंडलर, कायरेंडर तथा स्वार्ज उसके कार्य को चलाते रहे। डेन मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। मुसलमानों से अपने धर्म प्रचार कार्य में सहयोग पाने के लिए उन्होंने उनके बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और अपने प्राथमिक विद्यालय खोले। जिगनबल्ग के जीवन काल में ही 1716 में ट्रांक्यूबर में अध्यापकों की दीक्षा के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोल दिया गया था। वहाँ के प्रशिक्षित अध्यापकों को प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाता था। ग्रांडलर ने मद्रास में 2 विद्यालय स्थापित किए। कायरेंडर ने फोर्ट सेंट डेविस में और उसके आसपास तथा स्वाज ने त्रिचनापल्ली
और तंजौर में स्कूल खोले। इन विद्यालयों की विशेषता यह थी कि इनमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और ईसाई धर्म की प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों ने कैसा किया कि अंग्रेज मिशनरियों के शिक्षा संबंधी कार्यों का विवरण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिक्षा प्रयासों के साथ देना ही अधिक उपयुक्त होता है। और ये हम अध्ययन करेंगे भी इसके लिए अलग से एक चैप्टर, जबकि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग से हम इसका अध्ययन करेंगे, तब इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अब ये जो इनकी मिशनरियों की शिक्षा रही, इनके शिक्षा कार्य रहे, तो जिन भी पाश्चात्य मिशनरियों का हमने अभी तक अध्ययन किया है, समझा है, तो उनमें से अधिकांश का स्थान भारतीय शिक्षा के इतिहास में अति गौरवपूर्ण है। ये केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, अपितु इसलिए भी कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया और भारत के भावी भाग्य विधाताओं के समक्ष शिक्षा का भार वहन करने का आदर्श उपस्थित किया। और इन कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था जनसाधारण में ज्ञान का प्रसार करना। यवनों के आतंकों से हिंदू शिक्षा व्यवस्था की नींव डगमगा चुकी थी। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पली मुस्लिम शिक्षा पद्धति सामान्य जनता के ज्ञान मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकी थी और इस दिशा में इन विदेशी मिशनरियों ने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाकर और भारी संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन कराकर पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। इसलिए आधुनिक शिक्षा के बीजारोपण में इन सारी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।